नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति। करते बाद नियोजन क्या होता है? जो भी आपके संसाधन है जो आपके पास हैं उनका इस प्रकार से उपयोग करना कि आपका जो भी कार्य है वो पूरा हो जाए। किताब की बात करें परिभाषा की तो उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना और भविष्य की प्लानिंग करना। इसके माध्यम से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। इस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। भारत के विकास का जब भारत आज़ाद हुआ था तब सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि भारत का विकास का मतलब है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय। इस बात पर सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायियों, उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सरकार को इस आर्थिक विकास में पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आज़ादी के वक्त विकास शब्द को पश्चिमी देशों का माना गया था। पश्चिमी देश मतलब इंग्लैंड, यूरोपीय देश, अमेरिका, उनको माना गया था। तो वहाँ उस ज़माने में आधुनिक होने का मतलब है कि आप पश्चिमी देशों की तरह हो चुके हो। वामपंथी क्या होते हैं? ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथी लोग ये खुले बाजार की बात करते हैं, मतलब चाहते हैं कि सरकार बाजार पर किसी प्रकार कंट्रोल ना रखे, सरकार इस बाजार को खुला छोड़ दे, जो जितना पावरफुल होगा वो बाजार को उतना कब्जा कर लेगा। मतलब चाहते हैं सरकार इन बाजार पर कोई भी हस्तक्षेप ना करे। भारतीय विकास के मॉडल, ध्यान, विकास के मॉडल दो ही माने गए हैं। पहला है उदारवादी, जिसे पूंजीवाद बोलते हैं, दूसरा है समाजवादी। पर इंडिया में इन दोनों को ही माना गया है। इंडिया में दोनों को ही माना गया, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंडिया में स्वीकार किया गया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के गुणों को अपनाया गया है। तो करते हैं बात पहले उदारवाद की, जिसे पूंजीवाद के अपने मानते हैं। ये मॉडल यूरोप के अधिकांश देशों में स्वीकार किया गया, इसको अमेरिका के अंदर भी स्वीकार किया गया। इसके अंदर क्या होता है, हम सभी वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं वो प्राइवेट कंपनियां करती है, मतलब सरकार द्वारा कोई भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है और ना ही प्राइवेट कंपनी सरकार कंट्रोल करती है। समाजवादी मॉडल, ये मॉडल सोवियत संघ में अपनाया गया था। इसके अंदर सभी चीज़ों का उत्पादन है, सभी सेवाएं हैं वो सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती है और देश में कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं होती। कंपनियां होती भी है तो सरकार के अधीन रहकर काम करती है। नोट, अगर दोनों वर्गों की बात मानते हुए सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिससे भारत सरकार में भारत देश में जो आर्थिक विकास का मॉडल है वो सरकारी और निजी दोनों प्रकार के गुणों को शामिल रखता है। आज़ादी के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल संबंधी सहमति और असहमति के क्षेत्र। पहले है सहमति के क्षेत्र। तो भारत में विकास का मतलब है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय। विकास के मुद्दों को सिर्फ किसानों तक, व्यापारियों तक और उद्योगपतियों तक नहीं छोड़ सकते, बल्कि सरकार को बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक वितरण के काम को सरकार द्वारा प्राथमिक रूप से करना होगा। असहमति के क्षेत्र, सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति, और अगर आर्थिक वृद्धि से असमानता हो तो न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर असहमति। उद्योग बनाम कृषि, निजी बनाम सरकारी, इन मुद्दों पर असहमति। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में अपनाई गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों प्रकार के मॉडल को अपनाया जाता है। एक विद्यार्थियों छूट गया था। हाँ, इसमें देश में बड़े उद्योगों का विकास निजी क्षेत्रों में किया गया था। बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार द्वारा अपने कंधे पर ले ली गई। बॉम्बे प्लान, ये भी आपसे पूछ लेते हैं।
तो 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रस्ताव बनाया। इसी प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहते हैं, क्योंकि इसकी सारी प्लानिंग बम्बई शहर में की गई थी, जिसे आप वर्तमान में मुंबई कहते हो। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, सरकार उद्योग और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। मतलब उद्योगों का विकास करने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भाई ध्यान रखना, जब बॉम्बे प्लानिंग की गई थी ना, तब भारत आज़ाद नहीं था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। योजना आयोग, भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक प्रस्ताव या प्रपोज तैयार किया गया। उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई और इस योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना गया। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, भाई भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा, कौन सी रणनीति अपनाएगा, ये सभी प्रकार के फैसले इस संस्था ने केंद्र में और प्रभावशाली रहकर निभाए। योजना आयोग की कार्यविधि, तो सोवियत संघ से इस प्लानिंग को लिया गया था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने योजना आयोग का प्लान सोवियत संघ से अपनाया था। तो इसमें भी क्या है, पंचवर्षीय योजना के आधार पर प्लानिंग तैयार की जाती थी। इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा दस्तावेज बनाएगी जिसमें आने वाले 5 सालों के लिए क्या करना है, कहाँ से कमाई आएगी, कहाँ पर खर्चा करना है, उन सब की प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट तैयार करेगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बजट को हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा जो गैर योजना व्यय का था, मतलब ऐसा खर्च जिसमें कोई प्लानिंग नहीं हो। इसके अंदर साल के आधार पर दैनिक खर्चों को तय किया जाना था। दूसरा योजना व्यय, जो आप सरकार जितनी भी योजना लाती है उसमें खर्चा होना। योजना आयोग का मुख्य कार्य देश के संसाधन और पूंजी का अनुमान, मतलब देश में किन किन माध्यम से इनकम हो सकती है, कहाँ कहाँ से सरकार को कमाई हो सकती है, उनका अनुमान लगाना। और विकास की योजना बनाना, विकास पहले किस क्षेत्र में हो, मतलब प्राथमिकता तय करना। और विकास की योजना में जो बाधा आए उनको दूर करना, उनको पता लगाना, और जो योजना आ चुकी है उसका मूल्यांकन करना। मतलब योजना सफल रही, असफल रही, उसका नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, इनके बारे में बात करना। नेक्स्ट है नीति आयोग, NITI नीति। तो नीति का आपको नाम याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त कर दी गई। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को बनाया गया। इसका भी अध्यक्ष सेम था। इसमें भी प्रधानमंत्री को अध्यक्ष माना गया था। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी थे। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। विद्यार्थियों दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई। योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी तय करने का फैसला इसके अंदर किया गया, इसीलिए इसका निर्माण किया गया था। इसने देश की 5 वर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के मेंबर भी इसके मेंबर होते हैं। अब करते हैं बात योजनाओं की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई। इसके अंदर बहुत सारे बांध और सिंचाई के क्षेत्रों में रुपया लगाया गया और इसी कारण भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना भी चलाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। देखो, पहले में जोर दिया गया कृषि पर, तो इसमें जोर दिया गया उद्योगों पर। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए बाहर से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया। इस योजना की प्लानिंग तैयार की थी PC महालनोबिस ने। विकास का केरल मॉडल, केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता था। जैसी कुमारप्पा गांधीवादी
अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना भी बनाई जिससे ग्रामीण और औद्योगिक विकास हो सके। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात कही, कृषि का प्रभावशाली तरीके से विकास की बात कही। भूमि सुधार के अंदर जमींदारी प्रथा को एंड किया गया, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ किया गया। मतलब जिन एरियाज में खेती नहीं हो रही थी या जिनमें जो टुकड़े बिखरे हुए थे, जिनका कोई एक व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, उनको चक के रूप में चेंज किया गया, चकबंदी बनाई गई। और जो काश्तकार किसी दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा दी गई। भूमि स्वामित्व सीमा कानून भी बनाया गया। 1960 में सूखा और अकाल पड़ने के कारण कृषि की हालत बहुत खराब हो गई, खाद्य संकट आ गया, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को गेहूं बाहर से मंगवाना पड़ा। तब हुई क्रांति कौन सी? हरित क्रांति। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को निश्चित करने के लिए प्लानिंग बनाई जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब उन इलाकों में संसाधन लगाने का प्रयास किया गया जहां सिंचाई थी, जहां के किसान क्या थे? समृद्ध थे। तो सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और अनुदान देना आरंभ किया। उपज का एक हिस्सा खरीदने की गारंटी दी गई, इसे ही बोलते हैं एमएसपी। सरकार ने हरित क्रांति के समय ही सबसे पहली बार कहा था कि हम किसानों से उनकी फसल का एक हिस्सा तो हम खरीदेंगे। इन्हीं सब प्रयासों को हरित क्रांति कहते हैं। और इंडिया में हरित क्रांति का फादर, हरित क्रांति का जनक बोलते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के प्रभाव अच्छे क्या बढ़े? इससे खेती में पैदावार बढ़ी, इससे गेहूं का उत्पादन बढ़ा, पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे इलाकों में समृद्धि आई, किसानों की हालत में सुधार आया। मतलब प्रभाव बहुत ही अच्छे पड़े थे। तो कुछ प्रभाव क्या है? अच्छे भी नहीं पड़े हैं। तो नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? पहला, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं बढ़ गई। क्यों बढ़ी? कुछ इलाकों में खेती बढ़ गई तो वहाँ के किसानों को फायदा हुआ, उनको आर्थिक विकास मिला, और वहीं कुछ इलाकों में अब भी वही हालात थे। तो इससे क्या हुआ? दोनों इलाकों के बीच में जो असमानताएं वो बढ़ गई। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान और बड़े भूस्वामियों में अंतर बढ़ा। वो बढ़ना ही था। जिनके पास जमीन खुद की थी तो उनके पास पैसा ज़्यादा आ रहा था, जो बेचारे उन जमीनों पर मेहनत मजदूरी कर रहे थे वो तो गरीब रह गए। इससे क्या हुए? वामपंथी संगठन बने, मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसान बने। हाँ, जिन किसानों के पास जमीन थोड़ी थी उनको फायदा बहुत हुआ, उनका विकास बहुत हुआ। श्वेत क्रांति, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल कंपनी की शुरुआत की। अमूल एक कंपनी वर्गीज कुरियन द्वारा आरंभ की गई थी। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जोड़े गए। इसी मॉडल को श्वेत क्रांति कहते हैं। भाई हरित क्रांति अगर आ जाए तो समझ जाना गेहूं और चावल के उत्पादन पर जोर दिया गया, खाद्यान्न संकट से मुक्ति पाने पर जोर दिया गया। आ जाए श्वेत क्रांति, सफेद क्या होता है? वाइट होता है, सफेद होता है। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने पर जब जोर दिया गया तो उसे बोलते हैं श्वेत क्रांति। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो विद्यार्थियों इस तरह अपना लेसन नंबर 3 पर पहुँच गए। हर रोज अब वीडियो लाना प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप उस सिलेबस है वो एग्जाम से पहले पूरा कर सकूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।